चार्जेस लिए उन्होंने? लॉयर ने जो उन्होंने बोला कि आप लेके आए हो इलीगली, तो नहीं, उन्होंने चार्जेस कुछ नहीं लगाया। उन्होंने बस ये चार्जेस लगाया कि आप एक इलीगल सामान सप्लाई करके लेकर के आए और बट हम आपको कन्विक्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको बाइज्जत बरी कर रहे हैं। लेकिन आपके बैकग्राउंड पे, हिस्ट्री पे, आपके पासपोर्ट पे ये हमेशा रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा, अगले 2 साल तक रहेगा। अगले 2 साल तक अगर और कोई क्रिमिनल नहीं आया ऑफेंस आपके नाम पर, अगर आपने कुछ भी क्रिमिनल नहीं किया एक्टिविटी इस देश के अंदर, तो ये जो है लगा हुआ है जो एक तब्बा कि आप एक स्मगल करके इलीगल प्रोडक्ट लेकर के आए थे देश में, ये भी हट जाएगा आपके वहाँ से। लेकिन अभी भी इस बात के लिए, मतलब ये रहेगा तो आपके अकाउंट पे 2 साल तक, लेकिन अभी भी आप, यू आर फ्री टू कम टू ईरान। आप पे कोई लीगल चार्जेस प्रेस नहीं होंगे क्योंकि आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। ये गलती से हुआ है, लेकिन आपका ड्रोन आपको वापस नहीं मिलेगा। और ड्रोन तोड़ दिया गया मेरा, जो मुझे नॉलेज मिली है कि ड्रोन आपका तोड़ दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब हुआ है नहीं हुआ है कोई नहीं जानता, लेकिन दिस इज व्हाट ऑफिशियली, दिस इज व्हाट हैज बीन टोल्ड टू मी। ईरान वैसे आप जा सकते हो? हाँ, उन्होंने, मेरी लॉयर ने कहा कि आप ईरान, यू आर फ्री और मोस्ट वेलकम टू कम टू ईरान। लेकिन मैं जाऊंगा, जाओगे क्या ईरान अब फिर? ये क्वेश्चनेबल है। भाई जैसे आप उस कंट्री के रेजिडेंट भी नहीं हो और वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता आपको क्या मतलब, तो ये केस लड़ने का रीजन क्या था कि मैं क्योंकि legally केस? इसका रीज़न ये था कि मैं कभी भी किसी भी कंट्री में इलीगल उस पर गया नहीं हूँ। तो ये इंटीग्रिटी और एथिकल ज़्यादा था मेरे लिए रादर देन कि मैं, और प्लस ईरान बहुत खूबसूरत देश है। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं वहाँ से ब्लैक लिस्टेड रहूँ या फिर सिर्फ इस डर में रहूँ कि मैं पता नहीं क्या होगा वहाँ जाने पर और मैं कभी जा ही ना पाऊँ। मैं जाना चाहता हूँ उस देश में, मैं घूमना चाहता हूँ उस देश को। वन ऑफ माई फेवरेट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड है। एक इस इंसिडेंट के अलावा, और इस इंसिडेंट में भी एक्चुअली मैं इसको गलत नहीं कह सकता, बट इतना प्यार मिला है उस देश में मुझे, लोगों से इतना प्यार मिला है मुझे उस देश में, और इतना कमाल का खाना है, इतना कमाल का लैंडस्केप है, क्यों नहीं जाऊंगा वापस। सही बात। तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं लीगली ऑन पेपर अपने आप को बिल्कुल क्लियर करूं उस देश में, ताकि मैं जब भी फ्यूचर में जाना चाहूँ वहाँ पे जा सकूँ। एंड दैट पर्पस इज डेफिनेटली सॉल्व। बट इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे आप कहीं और जा रहे हो किसी और देश में, तो आपको कुछ दिक्कत आ सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जनरली वैसे भी नहीं होता है बहुत, अनटिल अनलेस बहुत सीवियर कोई चार्जेस ना लग गए वहाँ पे। इतना सीवियर था नहीं, लेकिन अगर आपके ऊपर बहुत सीवियर चार्जेस लग जाते हैं तो वो इंटरपोल या इस तरह की जो भी एजेंसीज हैं उनमें आपस में शायद इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। बट उसमें भी ईरान नहीं करता होगा क्योंकि ईरान इतने सैंक्शंस हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कि मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता होगा दूसरे लोगों के साथ। तो मुझे नहीं लगता है कि इस वजह से मुझे किसी और देश में कभी कोई प्रॉब्लम होगी या होती। बट फिर भी ईरान मुझे चाहिए था कि ईरान में मैं एकदम क्लियर हो जाऊँ भाई, वहाँ तो मैं जाना है बट मुझे। जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि ड्रोन आपने फ्लाई कर दिया था एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के ऊपर, वो वाली चीज़ नहीं थी एक्चुअली वहाँ पर मिलिट्री बेस है, लेकिन उन्होंने जब मेरे वो देखे फुटेज देखे तो जज ने बोला कि कोई भी आपत्तिजनक फुटेज इसके अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। मैंने जो शूट किया था, जो मुझे नहीं मिला एक्चुअली, एक डेजर्ट था जो लास्ट एपिसोड था मेरा, और एक पोर्ट था, चाबहार पोर्ट, जो इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है उस पोर्ट को बनाने के लिए। तो मैंने उस पोर्ट के कुछ ड्रोन शॉट्स लिए थे जो मेरे पास कभी नहीं आए, मैं क्योंकि उनका बैकअप लेने से पहले वो ड्रोन कॉन्फिस्केट हो गया था। तो सिर्फ ये 2 एपिसोड मेरे पास नहीं आए, और जो आगे मैं शूट करता वो नहीं आए। लेकिन इन दोनों फुटेज को देखा उन्होंने, और प्लस पुराने जितने भी फुटेज देखे उन्होंने, तो जज सेड दैट कि कोई कंट्रोवर्शियल या किसी भी तरीके की ऐसी इलीगल फुटेज इसके अंदर नहीं है। तो वो चार्जेस मेरे ऊपर नहीं लगे। मेरे ऊपर सिर्फ एक चार्ज लगा कि आपको ड्रोन लेकर के इस देश में आने की परमिशन नहीं थी आपके पास, आप क्यों लेकर के आए, जिसको मैंने इस बेसिस पर डिफेंड किया कि कस्टम्स ऑफिसर ने आपके एंट्री एयरपोर्ट पे मेरे ड्रोन को देखा, हंस मुस्कुरा करके मेरे साथ शाहरुख खान का गाना गाया और मुझे जाने दिया। अगर उन्होंने एक बार भी बोला होता तो मैं, सही बात है, हाँ। यहाँ पर मेरी गलती थी, मैंने उनको डबल क्वेश्चन नहीं किया। मैंने उनको ये नहीं बोला कि आर यू श्योर कि आप मुझे ड्रोन लेकर के अंदर जाने दोगे। वो मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि क्रिएटर के मन में ना लालच होता है। मुझे लगा अगर जा ही रहा है तो फिर पास होने देते हैं भाई, अगर ड्रोन मेरे साथ ईरान में आ गया, इतना खूबसूरत लैंडस्केप है, कहीं उड़ा लूंगा, कुछ अच्छा फुटेज मिल जाएगा, ये लालच में मैंने वो डबल उनको नहीं बोला। आपको पहले मालूम था कि यहाँ पे अलाउड नहीं होगा? मुझे हमेशा से पता था कि वहाँ अलाउड नहीं भाई फिर तो आपने थोड़ी गलती करी ये गलती है मेरी कि मैंने जब उन्होंने जाने दिया, लेकिन रियल जो वो है डिसीजन मेकर्स हैं वो हैं। मैंने उनके रजिस्टर करने की कोशिश करी, उस पर रजिस्ट्रेशन था कि फॉरेनर्स रजिस्टर कर सकते हैं, बट वो वेबसाइट नहीं चल रहा था, तो मैं रजिस्टर नहीं कर पाया। और अनऑफिशियली मैंने ऐसे सुना था कि ईरान में ड्रोन लाना अलाउड नहीं है। ऑफिशियली उनके पेपर पे अगर आप जाकर देखो ना, CAA.IR उनका वेबसाइट है, उसका इंग्लिश वर्जन भी है, अरेबिक वर्जन भी, पर्शियन वर्जन भी है। उस पर आप जाकर के देखोगे तो कहीं नहीं लिखा है कि आपको अलाउड नहीं, ऑफिशियली कहीं नहीं लिखा है ये।
लेकिन अनऑफिशियली वो उन्होंने कॉन्फिस्केट करना एयरपोर्ट पे शुरू कर दिया है। और कॉन्फिस्केट भी नहीं करते हैं, सिर्फ अपने पास जमा कर लेते हैं और फिर डिपॉजिट कर लेते हैं, और उसके बाद आप जब जा रहे होते हो बाहर तो आपको वापस मिल जाता है। और ये बहुत देशों में होता है, दुबई में हर बार होता है मेरे साथ, ओमान में हर बार होता है मेरे साथ। जितनी बार दुबई जाता हूँ, दुबई में साल में 4-5 बार जरूर क्रॉस कर रहा होता हूँ, हर बार होता है। मेरा ड्रोन रख लिया जाता है एयरपोर्ट पे और फिर बाहर जाने देते हैं। तो वो चीज़ ईरान के अंदर भी होनी चाहिए थी। जब नहीं हुई तो मैंने उसको डबल क्रॉस नहीं किया, मतलब क्रॉस चेक नहीं किया कि नहीं नहीं आप क्यों नहीं रख रहे हो उसको, आपको तो रखना चाहिए शायद। मुझे लगा शायद इनको नहीं फ़र्क पड़ रहा उतना, दे आर ओके विद इट, बस। दैट वाज द ओनली मिस्टेक ऑन माय पार्ट। और कितना पैसा लगा आपका एक फॉरेन कंट्री में केस लड़ने में? यार उन्होंने स्ट्रेट मेरे से $600 लिए थे, अच्छा, $600 लिए थे, जो मुझे बिटकॉइंस में उनको ट्रांसफ़र करने पड़े थे, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली डॉलर्स कैसे ही जाएंगे, रेमिटेंस हिसाब किताब है नहीं वहाँ पे। बिटकॉइन एक्सेप्ट करते हैं वो? हाँ, बिटकॉइंस पे आप ट्रांसफ़र करने पर उन पे लोकल करेंसीज में वो एक्सचेंज वाले करके दे देते हैं, कुछ उनका सिस्टम है। मैंने टेथर्स में पे किए थे उनको। तो ईरानियन करेंसी में नहीं लेते हो? ईरानियन करेंसी आप यहाँ से ट्रांसफ़र करोगे कैसे? सैंक्शंस में है ना वो, अच्छा। तो आप कर नहीं सकते। बट जब भाई अभी जैसे आप कनाडा की आपके पास पीआर है, आप यूएस बहुत ट्रैवल करते हो, तो जब पासपोर्ट पे ईरान का ठप्पा दिखता है, वो भी इंडियंस के, तो वो यूएस वाले दिक्कत नहीं करते बॉर्डर्स पे? करते हैं ना, थोड़ा मतलब दिक्कत तो नहीं करते हैं, लेकिन आप पूछते ज़रूर हैं कि ईरान क्यों गए थे। तो आप अगर सीधा सीधा बोल दो ना कि मैं ट्रैवल करने गया था, तो मान जाते हैं यार, समझदार होते हैं। अगर आपका दिन ख़राब है और कोई ऑफिसर एकदम ऐसे ही बैठा हुआ है कि बस उसको नहीं देना आपको एंट्री, तो अलग बात है, बट अदरवाइज 99.9% केस में ऐसा होता नहीं है। भाई थोड़ा उसकी बात करते हैं। हमको आपके बारे में मालूम पड़ा कि आप लॉन्गेस्ट रूट कर रहे हो एक रोड ट्रिप का, और वो कुछ 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। उसके बारे में थोड़ा बताओ, और कहाँ तक पहुँच गए इस रूट में आप? तो मैं इस वक्त पे जो एक ट्रिप कर रहा हूँ, ये मेरा एकदम ड्रीम ट्रिप है, जिसके लिए पता नहीं कि कब से मैं इंतज़ार कर रहा, कब से प्लानिंग कर रहा था, फाइनेंशियली, लॉजिस्टिक वाइज, एवरीथिंग। ये जो कनाडा का मैंने पीआर लिया है, उसके भी शायद सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि मुझे इसके पीआर की कोई ज़रूरत नहीं थी। पीआर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं अपना बेस बनाना चाहता था वहाँ पर, ताकि मैं एक बार उस देश में रह करके लोकली गाड़ी खरीद करके और इस ट्रिप को एग्जीक्यूट कर सकूँ। तो इसमें प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगा है मेरा, 2-2.5 साल लगे हैं। और जो मैं ट्रिप कर रहा हूँ इसको बोलते हैं द लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड एज पर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ये 2 कॉन्टिनेंट में चलता है, नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल टॉप अलास्का से साउथ अमेरिका के सबसे लास्ट पार्ट, जो कि अर्जेंटीना कंट्री के अंदर आता है, जिसका नाम है उशुआया, वहाँ तक जाता है। सीधा सीधा अगर आप स्ट्रेट ड्राइव करोगे रास्ता तो करीब 55,000 किलोमीटर आता है ये। लेकिन चूँकि मैं देशों में जाकर होता हुआ जा रहा हूँ, 14 देश आते हैं इसके अंदर, तो 14 कंट्रीज़ में एक्सप्लोर करता हुआ जाऊँगा, तो मुझे लगता है कि ये ट्रिप बहुत आराम से 80-85,000 या क्या पता 1 लाख किलोमीटर की भी हो जाए, और लॉन्गेस्ट रोड इन द वर्ल्ड है। और खर्चे का क्या एस्टिमेट है इसमें आपका? देखो, जो मैंने एक मोटा मोटा खर्चा, मैं इसको ऐसे एस्टिमेट देता हूँ कि जितने पैसे गाड़ी भी इन्वेस्ट जो किया था मैंने, वो इसके लिए किया था। एक बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी थी मैंने, और नई गाड़ी खरीदी थी। मुझे पुरानी गाड़ी नहीं चाहिए थी ताकि मैं वो गाड़ी बनवाता रहूँ, टूटते फूटते वीडियोस बनाता रहूँ। तो मैंने नई गाड़ी खरीदी है जीप की, और जितने पैसे मेरे लगेंगे पेट्रोल और सारी चीज़ों को लेकर के, 1 साल लगेगा करीब मुझे करने में। मुझे लगता है मैं नोएडा के अंदर बिना बैंक से लोन लिए एक 3 BHK ले लेता। 1.5 करोड़ रुपए, 1.5-2? इतना पैसा इस ट्रिप के अंदर लग जाएगा। शिट। और ये कितने टाइम में 1.5 करोड़ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मुझे लगता है 90 लाख के आसपास एस्टिमेटेड बजट है इसका। अच्छा। बट अब मुझे लगता नहीं है कि हमें पैसे में बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं जनरली पैसों की बात करता नहीं हूँ। तो बट हाँ भाई, पैसों की बात हम भी ऑडियंस के लिए करते हैं, क्योंकि अगर देखो लोग मोटिवेट होते हैं ट्रैवल करने के लिए, और थोड़ा आइडिया उन्हें पता होना चाहिए कि भाई 40-50 लाख की सिर्फ गाड़ी है, ठीक है। मतलब मेरे को सीधी सीधी गाड़ी पड़ी थी 40 लाख रुपए की, आप समझ लो, और उस पर 10 लाख रुपए का मैंने सामान डाला है, ये वो बैटरी और पानी और मेरा रूफटॉप टेंट है, बहुत कुछ है उसके अंदर, तो स्टारलिंक है, बहुत कुछ है, तो 10 लाख रुपए का सामान ऊपर से हो गया। पेट्रोल 55,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी एवरेज देती है 6 का, ठीक है, 1 लीटर में 6 किलोमीटर जाती है, 4x4 है, हैवी गाड़ी है। तो आप पेट्रोल ही कम से कम आपका बहुत इजीली आप समझ लो कि आपको 1 किलोमीटर का 12-13 रुपये पड़ जाता है, जो मैंने मोटा मोटा एक्सपेंस लगाया हुआ है। तो 80,000 किलोमीटर 12 से कर लो, 10 से 12 लाख रुपए का तो आप खाली पेट्रोल खर्च कर दोगे इसमें। सही बात है। ठीक है, उसके बाद वीज़ाज़ हैं, इंश्योरेंसेस हैं, होटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, फूड है। 1 साल चल रहा हूँ, एक आराम से
50,000 से 80,000 रुपए के बीच में खाने का खर्चा आ जाता है एक आदमी का। हाँ 1 साल में ट्रिप खत्म होगा, जिसमें से ऑलरेडी 2-3 महीने निकल चुके हैं। 1 साल में ट्रिप खत्म होगा, 1 साल में कितना 6-8 लाख रुपए खाने का हो गया, तो हो जाएगा ये सब। मैंने एक मोटा मोटा एस्टिमेट लगाया है कि इतने पैसे तो भाई जितना एस्टिमेट लगता है उससे ज़्यादा ही खर्च होता है। हाँ। पर कैसी चल रही है भाई अभी तक ट्रिप? अभी तक आप कहाँ से शुरू हुए, कहाँ तक पहुँच तो चुके मैंने हो? अलास्का से शुरू किया है। लास्ट मैंने आपको बताया था कि मैंने टोरंटो से अलास्का किया था, तो वो अलास्का के बाद मेरे को वीज़ा रिन्यू कराना था अपना यूएस का। तो मैं अलास्का से नीचे आया ड्राइव करता हुआ कनाडा तक, और कनाडा में आने के बाद मैंने अपना वीज़ा रिन्यू कराया जो टेक्निकली 2 दिन में होना था। बट मेरा यही ईरान और इस कंट्रीज़ के चक्कर में वीज़ा का रिन्यू जो है वो 3 महीने फंस गया मेरा पासपोर्ट। और 3 महीने तक में वो अक्टूबर से दिसंबर जनवरी आ गया, पूरी बर्फ़ पड़ गई। और वो बर्फ़ में जो मुझे कनाडा में एरियाज़ कवर करने थे, वो करने के लिए मुझे विंटर टायर लगवाने पड़ते, और उतने अच्छे से मैं कवर भी नहीं कर पाता। तो भाई मेरी गाड़ी जो है वो 6 महीने मैंने एयरपोर्ट पे ही छोड़ दी। एडमंटन जो शहर है कनाडा का, वहीं पर 6 महीने से मेरी गाड़ी खड़ी थी, और 6 महीने के बाद मैं वहाँ पे पहुँचा और इस ट्रिप को मैंने वहाँ से रिज्यूम किया है, जिसमें पहले 2-3 दिन तो मुझे एक्चुअली गाड़ी का बैटरी डेड हो गया था। ऑब्वियसली 6 महीने खड़ी थी, और स्टार्टिंग के 2-3 महीने ठंड थी, -25 -30 गया था टेम्परेचर, तो ऑफकोर्स बैटरी ख़त्म होनी थी। लेकिन अच्छी बात यही है कि नई गाड़ी है। जीप के शोरूम पहुंचा, उन्होंने बैटरी देखा, पूरी तरीके से डेड है, पर बोला वारंटी में है, फ्री ऑफ कॉस्ट नई बैटरी लगाई और बोला जाओ।